नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसमें मैट्रिक और इंटर के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कोई भी व्यक्ति आसानी से हल कर सकता है। वैसा व्यक्ति भी आसानी से हल कर सकता है जो बिल्कुल ही मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई नहीं किया है। अनपढ़ भी इस ट्रिक का उपयोग करके आसानी से पास कर सकता है। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यानपूर्वक बारीकी से समझें। तो मेरा दावा है कि आप बहुत ही आराम से सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसको मैं आपको कॉपी पर समझाता हूँ, आइए देखें इसे कैसे हल करते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसमें आपको कोई भी परीक्षा हो, मैट्रिक, इंटर, कोई भी परीक्षा हो, वो सब में ये ट्रिक आपको काम करेगा। और ख़ास करके ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है या ट्रिक जो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता है, वैसे स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जैसे मान के चलिए ये आपका बोर्ड का कॉपी है, तो हालांकि उसमें आपको चौथाई जो होता है, हाशिया जिसको बोलते हैं, वो तो ऑलरेडी छोड़ा रहता है। लेकिन अगर बाय द वे नहीं छोड़ा हुआ हो तो आपको करना क्या है कि बाएं साइड में कम से कम 1.5-2 इंच जगह आपको छोड़ देना है। तो इंची से इस प्रकार से आप लाइन खींच लेंगे। चीज़ है ना, परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए आपको बिल्कुल धैर्य से परीक्षा देना होगा और बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करना है। और जो उसका रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत का चीज़ है, वो करिए। तो उससे क्या होगा, आपको चूंकि परीक्षा दे किस ले रहे हैं, नंबर ही लाने के लिए ना, तो नंबर अधिक से अधिक कैसे आए इस विषय पर हमेशा फोकस कीजिए। तो चौथाई छोड़ के लिखना है। अगर चौथाई पहले से छूटा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको चौथाई छोड़ देना है। 1.5 या 2 इंच के लगभग बाएं साइड से छोड़ करके डबल लाइन कर देंगे। तो चलिए अब आते हैं, चौथाई हमने छोड़ दिया। अब आते हैं कि सेकंड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमको करना क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 2 तरह से लिखा रहता है। यहाँ रहेगा या तो वर्णनात्मक प्रश्न या विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। ये 2 में से जो भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन में जिस तरह से रहेगा वही कर देना है। तो अगर वर्णनात्मक प्रश्न है तो वो लिखना है, यदि वस्तु विषयनिष्ठ है तो वो लिखना है। तो आप यहाँ विषयनिष्ठ प्रश्न लिख देंगे, विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अब यहां लिख देना है खंड व। तो इससे होगा क्या, अब यहां से आप खंड वो लिख देंगे, उसके बाद यहां लाइनिंग कर दें और तब यहां जाके प्रश्नोत्तर संख्या, या चाहे तो एक लाइन छोड़ सकते हैं या यहां से प्रश्नोत्तर संख्या अब यहां से जितना नंबर संख्या है वो आप लिख सकते हैं। तो मान के चलिए प्रश्नोत्तर संख्या, सपोज कीजिए कि आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 15 लिख करके आगे बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 15 लिख करके फिर लाइन कर देंगे और तब यहाँ से हम प्रश्न लिखेंगे। तो अब सवाल उठता है कि विषयनिष्ठ प्रश्न का मतलब हुआ लैंग्वेज में जो कि आपको लिखना पड़ेगा। वो तो ऑप्शनल था, तो कोई ऑप्शन को उसमें चूज करके डाल देते थे, लेकिन यहाँ आपको लिखना है। तो फिर ये कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, इस पर ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से आप काम करेंगे। तो मान के चलिए कि आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई सा क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन हल करें। देखिए सपोज कीजिए ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है और इसमें क्या है ना कि प्रश्नोत्तर संख्या 15 अर्थात 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं।
तो उसमें करना क्या है आपको, यहां संकेत लिखना है। संकेत का मतलब क्या होता है? संकेत का मतलब होता है कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, संकेत में करना क्या, सपोज कीजिए कि आपका 15 नंबर प्रश्न एक गद्यांश है, ठीक है। गद्यांश में हमको लिखना है, मैंने गद्यांश का उत्तर देना है। तो यहां से आपको करना क्या है, बाल्यावस्था जीवन की, ठीक है, बाल्यावस्था जीवन की ओनली 3 शब्द लिखना है संकेत में। यहां लिखना है, यहां आप गद्यांश लिख सकते हैं, गद्यांश। तो फिर गद्यांश में भी 2-3 गद्यांश होते हैं, तो फिर उस गद्यांश को लिख करके सिर्फ शुरू नहीं कर देंगे, पहले हम कौन से गद्यांश को बना रहे हैं उसके लिए संकेत देंगे। संकेत में क्या करना है, तो गद्यांश का पहला 2-3 अक्षर, 2-3 शब्द, जैसे यहां था बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जीवन की, जीवन की, और यहां डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है। और लास्ट का 2 अक्षर लिख देंगे, 2 शब्द, मानव बन सके, मानव बन सके, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये संकेत में शो करना है। तो संकेत से ये हो जाएगा कि कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से जब आप लिखेंगे ना, तो कॉपी चेक करने वाले समझ जाएंगे कि विद्यार्थी बहुत ही समझदार है। क्योंकि सबसे मूल चीज है, किसी भी काम को जब हम डिसिप्लिन के साथ, उसके नियमावली के साथ करते हैं, इसी से पता चलता है कि हमें नॉलेज है ठीक है। तो नॉलेज का ही तो परीक्षा होता है, तो आपकी जानकारी का ही तो टेस्ट लिया जाता है कि आप कितना जानकार है। तो भले आपको सब्जेक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन इस रूल को फॉलो करेंगे ना, तो आप टीचर सहने वाले समझ जाएंगे कि आप निश्चित रूप से एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो वहाँ से उसके माइंड सेट हो जाएगा, आपको कॉपी को देख करके उनके माइंड में मेकअप हो जाएगा, विद्यार्थी अच्छा है, तो समझ लीजिए कि आपको फिर नंबर देने में कोई कोताही नहीं की जाएगी। तो करना क्या है, संकेत लिख दिया। अब देखिए आंसर लिखना है। तो आंसर नंबर 1 में यहाँ क्या करना है, 1 नंबर उत्तर देना है। तो 1 नंबर उत्तर के लिए क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दे, है ना। तो इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दे तो क्या करेंगे, तो आप यहां से कोई भी शब्द जो इसका गद्यांश में जो शब्द बार बार आ रहा है या जिसके विषय में बातचीत हो रही है, इसको आप फॉलो कीजिए। यदि वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको जो समझ में आवे पूरे गद्यांश में किसी भी एक शब्द को उठा करके शीर्षक बना दीजिए। इसमें देखिए बाल्यावस्था बाल्यावस्था बार बार हो रहा है, इसका मतलब है कि ये बाल्यावस्था के विषय में बातचीत हो रही है, तो इसका शीर्षक आप बाल्यावस्था दे सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा आपको बाल्यावस्था कर देना है। यहां सीधा 1 नंबर का उत्तर लिख देना है बाल्यावस्था, ठीक है, या थोड़ा सा लाइन में लिख देंगे, इस गद्यांश का शीर्षक बाल्यावस्था है, और बाल्यावस्था को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे, बस हो गया। समझिए कि आपको आंसर इसका नंबर मिल जाएगा। दूसरा, बाल्यावस्था जीवन की कैसी अवस्था है। तो जब 2 नंबर आप प्रश्न लिखेंगे, 2 नंबर, तो देखिए बाल्यावस्था जीवन की कैसी अवस्था, यहाँ जब आप पढ़ेंगे ना स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। देखिए बाल्यावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें जीवन का सार छुपा रहता है, क्लियर है, स्पष्ट है। अथवा अगर बाय द वे आपको स्पष्ट नहीं समझ में आवे तो कुछ भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, नंबर आपको दिया जाएगा, बशर्ते कि आपको लिखना है। हालांकि यहाँ तो क्लियर है कि बाल्यावस्था जीवन की कैसी अवस्था है,
तो बाल्यावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें जीवन का सार छुपा रहता है। तो यहाँ लिख देंगे बाल्यावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें जीवन का सार छुपा रहता है ठीक है। और इसी प्रकार से आप यहाँ से सिर्फ पढ़ते जाएंगे, आपको गद्यांश में आपको कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा। और अगर 100% नहीं भी मिले तो आपको बस उससे मिला करके, जैसे देखिए आदत कैसे बन जाती है, तो यहाँ लिखता है कि यही आगे चलकर आदत बन जाती है। तो क्या ये जो बाल्यावस्था में हम जैसी दिनचर्या ग्रहण करते हैं, है ना, तो आपको यहाँ लिख देना है। तो आपको लिख देना है यहाँ जो है ना, बाल्यावस्था में जैसी दिनचर्या हम ग्रहण करते हैं, आगे चलकर वही हमारी आदत बन जाती है। आप इसको बस सीधे सीधे इसमें अपना दिमाग तो लगाना नहीं है ना, गद्यांश से सीधा उतारना है, सिर्फ यहाँ से मैच करके आपको उतार देना है। तो इस तरह से आपका गद्यांश बन जाएगा। ये तो हो जाएगा बहुत आसानी से। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो किताब से रहता है, किताब से जब रहता है ना, तो उसके लिए बड़ी समस्या होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको मैं 2-3 चीज़ ऐसा बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे वो गणित हो, चाहे वो मीन्स विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सब चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला तो हमने जो ये बताया, ये चीज़ आपको जो मैंने बताया, ये तो आपको 100% ऑप्शनल क्वेश्चन में हेल्प करेगा ही करेगा। सिर्फ इसको ध्यानपूर्वक आपको समझ लेना है। फिर जो बात आती है कि गद्यांश, ये खंड व में, तो ये गद्यांश के लिए तो बिल्कुल ही सही है कि आप कर लेंगे। मने कि आप हिंदी में कुछ नहीं जानते हैं, अंग्रेजी में कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर किताब से रहता तब क्या करेंगे। तो किताब से रहता है ना, तो उसमें भी वही करना है। जिससे सपोज कि तो हो गया। अब आगे चलते हैं कि ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या फिर लिखेंगे हटा करके। जब आप कोई भी कहीं जहाँ तक खत्म होता है ना, उसके 1-2 लाइन छोड़ के लिखिए, तो साफ साफ दिखेगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, बिल्कुल ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको इसी बात को सीखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 16, ये रहा 16 नंबर प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिखावट है ना, लिखने का जो तरीका है, यही आपको नंबर दिलाएगा, इसलिए इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 16 में क्या है कि आपको आंसर देना है। तो मान के चलिए कि किताब से कुछ हम लेते हैं, जैसे यहाँ किताब से कुछ है, लिखता है मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार, तो मान के चलिए किताब में एक मधुबनी चित्रकला नाम से एक शीर्षक है और उसके विषय में आप कुछ भी नहीं जानते, नथिंग, जीरो, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे आप, तो कुछ नहीं, बस सीधा उतार देना है। क्या उतारना है, देखिए यहाँ लिखेंगे मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों को प्रकृति से फूलों की पत्तियां लेकर
बनाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए आपने लिखा, अब सवाल उठता है कि हम लिख दिए, आप कहेंगे कि हम तो कुछ जानते ही नहीं इस विषय में, कैसे लिखेंगे। तो यहां तक तो हमने क्या किया, किताब से उतारा है ना, मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता है, तो को तक तो किताब से उतार लिए। अब यहाँ आप जो लिखना है लिखिए। प्रकृति से घास लेकर बनाया जाता है, प्रकृति से पेड़ पौधे लेकर बनाया जाता है, प्रकृति से या प्राकृतिक फूलों से बनाया जाता है, जो मन में आए ना आप लिखिए, नो प्रॉब्लम, आपको इसका नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉपी जांच करने वाले होते हैं ना, वो काफी अधिक कॉपी जांच करते हैं, तो उनके पास उतना वक्त नहीं है कि किसी भी लड़की का कॉपी लाइन बाय लाइन वो चेक करेंगे, उतना फुर्सत नहीं है। बस आपकी लिखावट सही होनी चाहिए और आप जो लिख रहे हैं ना स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको नंबर निश्चित मिलेगा। तो इसका उत्तर देने के बाद तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 16 का 16 में क्या है, कई क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप यहाँ 1 नंबर प्रश्न लिख देंगे, फिर 2 नंबर, फिर 1 लाइन छोड़ करके यहाँ आप 2 नंबर प्रश्न लिख करके यहाँ से आंसर देंगे। तो 2 नंबर में क्या है, सपोज कीजिए कि एक और लेते हैं, छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्याम शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ है छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ, बस जन्म तक आपको लिखना है, का जन्म। अब बात आता है कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैं तो इस विषय में कुछ जानता ही नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, कोई बात, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं जानना है। करना क्या है, आपको आंख मूंद करके 1800 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी के बीच का कोई डेट लिख देना है, कोई भी जो मन में आवे। सपोज कीजिए आपने लिख दिया 1850 ईस्वी, ठीक है, 50 ईस्वी में कहाँ लिखेंगे, तो जो लिखना लिखिए, छपरा लिख दीजिए, इलाहाबाद लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश लिख दीजिए, जो समझ में आवे लिख दीजिए। जन्म 1850 ईस्वी में बिहार के छपरा में हुआ था, यहाँ लिख दीजिए बिहार के छपरा जिला में हुआ था बिल्कुल कोई बात नहीं है, 101% आपको इसमें नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने लिखा है। वो शिक्षक सिर्फ देखेंगे कि आपने प्रश्नोत्तर संख्या 16 के 1-2 नंबर, अर्थात 1 नंबर का आंसर दे दिया है, 2 नंबर का आंसर दे दिया है, तो इसमें जितना नंबर होगा वो मिल जाएगा, इसमें जितना नंबर होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि वो ये देखने वाले नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो लिखा है कि नहीं लिखा है, बस आपने फिलअप कर दिया है, बस उसका नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से नो टेंशन, कुछ नहीं सोचना है, बस सीधे सीधे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को ही उतार के अपने मन से कुछ कुछ उसमें जोड़ना है। अब जैसे देखिए एक और मैं बताता हूँ, महादेवी वर्मा किस बाद के की कवित्री थी, इसकी किन्हीं 2 रचनाओं को नाम लिखें। तो देखिए आप बिल्कुल नहीं जानते, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं जानते, तो क्या करेंगे, तो 3 नंबर लिखेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें देखिए क्वेश्चन है 9 ठो, लिखना ओनली है 5 ठो, तो इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि कितना नंबर का क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। बनाना 5 ही है, इस 9 में से कोई 5 ही बनाना है, लेकिन उस 5 में आप कौन कौन सा बना रहे हैं, बनाना 5 ठो है, लेकिन नंबर सही लिखना है। जैसे देखिए यहाँ महादेवी वर्मा का 8 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे, 8 नंबर।
तो इससे ये पता चलेगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 16 का 8वां नंबर का आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, छोड़ना बीच में कोई भी नहीं, एकदम आंख मूंद के लिखते जाना है जो समझ में आवे, नो प्रॉब्लम। तो देखिए अब क्या करना है, तो महादेवी वर्मा किस बाद के कवि थे, कवित्री थी, यहाँ लिखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अब आप कहेंगे कि मुझे कुछ पता नहीं है इस विषय में, क्या होता है बाद, क्या होता है, तो कोई बात नहीं, आंख मूंद के लिखिए। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री थी, है ना, रसवाद की कवित्री थी, भाववाद की कवित्री थी, जो मन में आवे ना सो लिख दीजिए। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री थी। ठीक है, उसका 2 रचना लिखना है, तो कुछ भी जो मन में आवे लिख दीजिए। रश्मि रथी और मनोरमा। उनकी 2 प्रसिद्ध रचना है। बिल्कुल समझ लीजिए, जबकि ये दोनों गलत है। तो सवाल है कि एक तो शिक्षक उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपका सहेंगे इतना लाइन बाय लाइन। दूसरी बात, अगर वो टाइम भी देंगे तो रश्मि रथी, मनोरमा, महादेवी वर्मा की रचना है कि नहीं है, इन पर भी उनको कन्फ्यूजन होगा। अगर 100% जानते होंगे तो ठीक है पकड़ लेंगे, नहीं तो वो कन्फ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं हैं, हो सकता है उसमें से ये दोनों रचना उनकी हो। तो इसलिए कि आपको जो मन में आवे ना वो भर दीजिए, सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सोचे विचारने, क्योंकि आप ऐसे भी नहीं जान रहे, जब नहीं जान रहे तो छूटेगा ही, तो छोड़ना क्यों। तो कुछ भी लिखिए, लेकिन हाँ आप साफ सुथरे ढंग से लिखना है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, अर्थात विषयनिष्ठ प्रश्न, और सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको चिट्ठी, लेख, आवेदन पत्र या चिट्ठी लिखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए उसका एक पैटर्न है जिसको फॉर्मेट बोलते हैं। फॉर्मेट बोलते हैं तो उसको आपको करना क्या है कि सीधा फॉर्मेट के आधार पर उसको लिख देना है जो मन में आवे। जैसे मान के चलिए यहाँ लेख है, यहाँ लेख है गणतंत्र दिवस, मेरी दिनचर्या, छठ पूजा, मेरी जन्मभूमि, है ना, कुछ भी। जैसे गणतंत्र दिवस आपको लेना है तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है वो हम दे देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो है वही लिखना है। तो मान के चलिए यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 18 है, यहाँ 18 दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे लेख या निबंध। ये दर्शा देने से होगा क्या, चेक करने वाले को जो है ना बहुत आसान होता है, तो वो बहुत आपको अच्छा नंबर देंगे निबंध लिख करके। अब आप क्या चीज पर निबंध लिख रहे हैं तो उसको लिख दीजिए गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस लिख करके यहां से आप शुरू करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ शुरुआत में देंगे परिचय। ठीक है, गणतंत्र दिवस के विषय में कुछ भी लिख देना है कि गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, कुछ भी बना बना करके लिखते जाना है। तो शुरू वाला लाइन वो शुरुआत होता है प्रारंभ, जिसमें कि परिचय करते हैं, परिचय, और लास्ट में समापन। बीच में कुछ कुछ लिख करके लास्ट में कर देते हैं समापन। और जो मन में आ जाए, जो कुछ भी आप 26 जनवरी के विषय में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख दीजिए कि हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन देश के हर कोने में
स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसमें तिरंगा झंडे को फहराया जाता है। उसमें हम लोग गीत गाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, अपने शहीदों को सम्मानित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये सारी चीज़ें बना करके आपको लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार से मेरा दिनचर्या, तो दिनचर्या में परिचय दीजिए कि मैं अपने दिनचर्या को बेहतर तरीके से चलाता हूँ, जिसमें कि मैं प्रारंभ में जगते ही जैसे जैसे आप करते बस लिख दीजिए, जो करते जगते ही मैं अपने आप को पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपनी पढ़ाई का प्रारंभ करता हूँ। पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा टहल माने व्यायाम टहल बुल लेते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आकर के माने जो आप करते हैं ना वो आपको लिख देना। सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखना है, साफ साफ अक्षर में। चूंकि मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि उनके पास उतना टाइम नहीं है कि आपके कॉपी का लाइन बाय लाइन वो पढ़े। ये हो गया आपका लेख। अब आप आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 19। अब यहाँ लिख देते हैं चिट्ठी, है ना। एक चिट्ठी लिखें, ऐसा करके लिखा रहता है। एक पत्र लिखें, खत लिखें, चिट्ठी या खत, पत्र, है ना। अब यहाँ लिखते हैं, तो देखिए पत्र और आवेदन पत्र में थोड़ा सा फर्क है। पत्र कैसे लिखना है, आवेदन पत्र कैसे लिखना है, दोनों में क्या अंतर है, इस बात को आपको समझना है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं परीक्षा भवन, बिल्कुल ध्यान रखना है, परीक्षा भवन, और परीक्षा भवन के नीचे तारीख लिखते हैं। जैसे कि आपका जिस दिन जो तारीख, सपोज कीजिए कि 7 फरवरी को 7/2/2025 को आपका हिंदी का परीक्षा है, तो वो लिख देंगे। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, प्रिय मित्र, और चिट्ठी जो लिखेंगे तो चिट्ठी के निर्देशानुसार, पिता को कहेगा तो पिताजी को लिख देंगे, पूज्य पिताजी, माता को तो पूज्य माता जी, भाई को तो प्रिय नाम लिख देंगे, छोटा भाई तो है, अगर बड़ा भाई है तो आदरणीय भैया या नाम लिख करके फला भैया। तो ये करके आपको संबोधित करना है। शुरुआती लाइन होता है संबोधन। तो जैसे मित्र को लिखना है तो प्रिय अनुज, कुछ भी जो मित्र का नाम आप देना चाहते हैं लिख दीजिए, प्रिय अनुज, मैं कुशल हूँ, आशा है तुम भी कुशलतापूर्वक अपनी विद्या अध्ययन कर रहे होगे। बाकी बीच में जो भी मैटर लिखना है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में यहाँ लिख दीजिए तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना कि भाई है तो तुम्हारा प्रिय भाई, अगर पिता को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र, माता को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र, है ना। अगर लड़की है, लड़की कोई लिख रही है तो आपकी प्यारी पुत्री, है ना, तुम्हारी प्यारी सहेली, इस तरह से कोई भी। तो ये बीच वाला मैटर में जो लिखना आप लिखिए। मेन होता है इसका फॉर्मेट, प्रिय करके यहाँ नमस्ते, मित्र है तो नमस्ते, पिता है तो प्रणाम, चरण कमलों में प्रणाम, इस तरह से आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी ये जो आप सेटिंग है ना, यहाँ परीक्षा भवन लिखना है, साथ में यहाँ तारीख लिखना है, चाहे तो आप इसको ऐसे घेर सकते हैं, ठीक है। अब आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है इसके विषय में आपको बताता हूँ। तो आवेदन पत्र लिखने के लिए इस तरह से, तो यहाँ आवेदन पत्र लिखना है, तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 18, 19, 20 जो भी है ये दे देंगे। उसके बाद आवेदन पत्र लिख देंगे। ऐसा करने से आप स्पष्ट दिख जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस लेकर के इसमें शिक्षक को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ता और साफ साफ लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट क्या है कि यहाँ आप मतलब कि यहाँ ऊपर में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ सीधा शुरू करना है सेवा में, यहाँ श्रीमान। आवेदन पत्र स्कूल के लिए भी होता है, अदरवाइज दूसरे क्षेत्र में होता है। तो जिनको लिखना हो
जैसे मुखिया को लिखना हो तो यहाँ श्रीमान ग्राम पंचायत प्रधान महोदय या मुखिया श्रीमान मुखिया महोदय, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। यदि किसी और को लिखना है तो वो उसका नाम देना है, जैसे कि मान के चलिए कि बोर्ड ऑफिस को लिखना है, ऐसा भी आ सकता है, वो निर्देश पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए आप प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय लिखने के बाद आपको कोमा देना है। यही सब चीज मेन चीज होता है, कोमा देना है। अब उस स्कूल का नाम लिखना है ना, जिस स्कूल से आप फॉर्म भरे हैं तो उस स्कूल का नाम लिख देंगे। और यहाँ जो भी हो, जैसे उच्च विद्यालय, अपने स्कूल का नाम दे करके कहाँ स्थित है कोमा दे देंगे। कहाँ स्थित है, जैसे कि बिहार में है तो बिहार के किसी जिला से, जैसे खगड़िया, बेगूसराय, अदरवाइज अब चलिए आपको मैं आवेदन पत्र लिखने का तरीका बताता हूँ कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है।